बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब के केस के हवाले से जो बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। और जैसे हम डिस्कस करते आए हैं कि क्योंकि जब ऑनरेबल कोर्ट्स इंसाफ़ देने पर तुल जाती हैं तो फिर इंसाफ़ सिर्फ़ होता नहीं है, इंसाफ़ होता नज़र भी आता है, और वो चीज़ आज हमने देखी है। दूसरी इसके अंदर बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कानून के अंदर कानून की ज़ुबान में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला लाजमी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फ़ैसला ठीक हो, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फ़ैसला फ़ाइनल होता है। तो एक और अहम बात है, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ़ लोगों को खुशी मनाने का बड़ा शौक़ रहा है और वो मिठाइयाँ भी तकसीम करते थे। और जब उनको बाद में वो फ़ैसला पढ़ते थे और वो फ़ैसला जब पढ़ के उनको समझ आना शुरू होता था तो फिर लगता था कि ये उनके साथ हाथ हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो जजमेंट है ये बड़ी नपी तुली जजमेंट है, और जिन जजेस ने ये लिखी है और जिन जजेस ने ये फ़ैसला दिया है वो बड़ा ही अहम है। और ये वही बात है जो हम कई दिन पहले कह रहे थे कि ये फ़ैसला इस तरफ जा रहा है कि एफबीआर की तरफ मामला चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी से मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं उनको दोबारा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ इस फ़ैसले के अंदर उस रेफरेंस को क्वैश किया गया है, उसके अंदर वो इसलिए क्वैश किया गया है कि जो उसको फ़ाइल करने का प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ थी या इलीगैलिटीज़ थी। और जब किसी के ख़िलाफ़ कोई मामला क्वैश हो जाता है और उसके बाद जो अदालत है, हम अक्सर जाते हैं सर्विस ट्राइब्यूनल में, तो हम जाते हैं और हम कहते हैं जी इंक्वायरी हुई है, हमें सुना ही नहीं गया और हमें बगैर सुने उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया। तो अदालत क्या करती है, उस आर्डर को सेटिसाइड कर देती है और दोबारा अथॉरिटीज़ को कहती है कि उनको सुने, इनको सुनने के बाद अगर इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन बनता है तो करें, नहीं बनता तो ना करें। ये सेम वैसा ही हुआ है। अदालत ने एफबीआर को टाइम दे दिया है। अगर एफबीआर इस रेफरेंस और इस सारी कार्रवाई से पहले रिपोर्ट तलब करता या उनको बुलाता तो ना किसी ने आना था और ना किसी ने जवाब देना था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीनों का टाइम दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 माह के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। अब और उसके बाद फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका जो चेयरमैन है, जो चीफ जस्टिस होगा, उसको वो रिपोर्ट और वो ऑर्डर एफबीआर की जो तहकीक होगी, इंक्वायरी होगी, वो पेश कर दी जाएगी। और अगर वो ये समझेगा कि इनके ख़िलाफ़ काफ़ी मटीरियल मौजूद है तो दोबारा वो अज़ खुद नोटिस लेते हुए रेफरेंस की कार्रवाई शुरू कर देंगे और उस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अभी तक काजी फैज़ ईसा साहब के गले से ये तलवार नहीं उतरी। और मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। अशतर उसाफ साहब का आपने नाम सुना है, साहब का अटारनी जनरल हैं पाकिस्तान के। पीएमएलएन के दौर में वो अटारनी जनरल है और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुख्तलिफ़ केसेस में वो बतौर वकील भी पेश होते हैं। वो पोलिटिकली तो वो पीएमएलएन के साथ उनका एफिलिएशन है और उनके वो वकील भी हैं, लेकिन वो एक समझदार और पढ़े लिखे वकील हैं कानून के हिसाब से। अगर मैं किसी और की ओपिनियन देता, आपके सामने ओपिनियन रखता या किसी और की बात करता तो शायद आपको समझ नहीं आना था, लेकिन जब मैं आपके सामने अशतर औसाफ की बात करूंगा तो उसका मतलब ये है कि इस बात के अंदर जो मैं बात करने लगा हूँ इसके अंदर वाकई वज़न है। और अशतर औसाफ साहब ने फरमाया है कि कौन कहता है कि काजी फैज़ ईसा के सर से ये मुसीबत उतर गई है। अब हमें ये लग रहा है कि शायद उस रेफरेंस में जो पहले रेफरेंस फ़ाइल हुआ था उससे काजी फैज़ ईसा को छुटकारा मिल सकता था इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से। और अब अगर एफबीआर ने वो सारी जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको लीगलाइज़ कर लिया और उसको ठीक कर लिया और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करवा दी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक्शन ले लिया, तो शायद ना सुप्रीम कोर्ट बचा सकेगी और ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बचने देगा। तो ये बड़ी अहम बात है। और जो लोग अभी से मैंने मीडिया के ऊपर देखा है और बड़े लोगों ने मुझे बड़ी कॉल्स आई, लोग परेशान भी हैं, डिसार्ट भी हैं। ना तो परेशान होना है और ना डिसार्ट होना है, कोई भी चीज़ आखिर नहीं होती। और मैं अभी जब आपको इस फ़ैसले के अहम पॉइंट्स बताऊंगा तो उसके बाद मेरी इस गुफ्तगू के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ वो इतना कुछ भी नहीं हो गया कि जितना हमें सुनने को नज़र आ रहा है या जो हमें लग रहा था कि शायद ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाएगा या कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके अंदर मेरिट्स को डिस्कस किया गया है।
अब ये जो फ़ैसला है इस फ़ैसले के अंदर ये कहा गया है कि 2 माह का टाइम है और 2 माह के टाइम के अंदर अंदर जो एफबीआर का चीफ़ है वो इस सारे मामले को देखेगा। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर नोटिस भेजे जाएंगे, वो काज़ी फैज़ ईसा की वाइफ को भी और काज़ी फैज़ ईसा के बच्चों को भी भेजे जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि वो उनकी काज़ी फैज़ ईसा की सरकारी रिहाइश गाह पर भेजे जाएंगे, जहाँ पर वो बतौर जज रिहाइश पजीर हैं, ताकि ये ना आए कि वो लंदन नोटिस जाएँ, लंदन से कोई जवाब ना आए, क्योंकि ये सारी ज़िम्मेदारी अब उसका जवाब दिलवाना, उनकी वाइफ का जवाब आना, उनके बच्चों का जवाब आना, अब ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने काज़ी फैज़ ईसा साहब के कंधों पर डाल दी है कि वो नोटिस काज़ी फैज़ ईसा साहब की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर आएगा। और उसके बाद सारे मामलात को जो एफबीआर है वो देखेगा, और एफबीआर 2 माह की इंक्वायरी के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसको डिसाइड करेगा, उसके ऊपर ऑर्डर करेगा, और जब ऑर्डर हो जाएगा तो उससे अगले 7 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास। अब इसमें जो 2 जजेज़ हैं वो ये कहा गया, अच्छा ये 2 चीज़ें हैं, एक तो रेफरेंस को क्वैश किया गया है, वहीं पे एक जो शो कास्ट जारी हुआ था जुलाई 2019 में, जिसके अंदर जो एक लेटर लिखा था सदर पाकिस्तान को जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब ने, उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक शो कास्ट जारी किया था, शो कास्ट को भी क्वैश किया गया इसके अंदर। साथ ये कहा गया है कि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि ये 10 रुकनी बेंच था, उसमें 3 लोगों ने अपना इख्तलाफी नोट कह लें, इख्तलाफी नोट सिर्फ एक जज का है, बाकी जो 2 जजेस का है वो इजाफी नोट है। अब उसमें जो 7 जजेस हैं वो तो इस बात के ऊपर कायम है कि जो कहा गया है वो ठीक है, लेकिन जो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि एफबीआर को मामला भिजवाना बेहतर नहीं है, और वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि मामला एफबीआर को ना भिजवाया जाए, और यही उनका इख्तलाफ था। और ये इसको इजाफी नोट कह लें या इख्तलाफी नोट कह लें, वो एक इस चीज़ के तो हक़ में थे कि जो रेफरेंस है उसको क्वैश किया जाए, शो कास्ट को क्वैश किया जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन वो इस हक़ में नहीं थे कि एफबीआर को भेजा जाए। और ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का बड़ा किरदार है, बड़ा पॉजिटिव किरदार है जो उन्होंने इसके अंदर अपना किरदार अदा किया, रोल प्ले किया है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वो सिंगल जज हैं, वो वाहिद आदमी हैं जिन्होंने कहा कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। ये एक अलग से उन्होंने इसके ऊपर अपना इख्तलाफी नोट दिया है कि वो कहते हैं कि ना रेफरेंस क्वैश होना चाहिए, ना शोकास क्वैश होना चाहिए, बल्कि ये जो पिटीशन फ़ाइल की गई है ये अज़ खुद मेंटेनेबल नहीं है, इसकी बुनियाद पर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। साथ जो बड़ी अहम इसके अंदर एक और चीज़ सामने आई है वो ये है कि अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके पास इख्तियारात हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जब एफबीआर की तरफ से ये सारा रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसके बाद आपको नज़र आएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पहले कॉग्निजेंस ले ली थी, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है, 10 रुकनी बेंच ने कह दिया कि एफबीआर इतने दिनों में करेगा तो वो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसकी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी, वो करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आज से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर नोटिस भेजे जाएँ, तीनों प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग नोटिस भेजे जाएँ, और वो काज़ी फैज़ ईसा साहब की सरकारी रिहाइशगाह पर भेजे जाएँ, वो भी होगा। साथ ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जो रिपोर्ट और ऑर्डर है एफबीआर के हेड का वो भेजा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार उसको चीफ जस्टिस को, जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, डायरेक्ट उनको देंगे, वो पढ़ेंगे, और अगर उनको लगेगा कि काज़ी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है तो वो आज खुद कार्रवाई करेंगे काज़ी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस की। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, और ये शायद कुछ लोगों को आज समझ ना आ रही हो, लेकिन मेरी ये बात आपने याद रखनी है कि ये मामला हल नहीं हुआ, ये मामला कुछ अरसे के लिए पेंडिंग हो गया। आप समझें कि ये छुट्टियां हो गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो गर्मियों की छुट्टियां हमारी अदालतों में होनी हैं, तो समझें कि ये समर वेकेशंस हैं, और उसके बाद जब ये एफबीआर इन छुट्टियों में सारी कार्रवाई कर लेगी तो ये मामला फिर आएगा। और अब आप देखें एफबीआर करता क्या है, एफबीआर ने नोटिस भेजने हैं, रोज़ इंक्वायरी होगी, हर तीसरे दिन बुलाया जाएगा, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उसके ऊपर वो मीडिया के ऊपर बातें आएंगी, तो ये मामला चलता रहेगा और इस तरीके से जान छूटने वाली नहीं है। अब इसके अंदर जो और 2 बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह जो माफियाज़ हैं हमारे मुल्क के
वो भी आज गए हुए थे, हामिद मीर गया हुआ था। उसके बाद जो रज़ा रब्बानी साहब है, उन्होंने जाके वहाँ पर अदालत के सामने जो मौक़िफ़ है काज़ी फ़याज़ ईसा साहब का, उसको जो वहाँ पर रिप्रेजेंट किया और उसको डिफेंड किया और कहा कि ये एक तो जो रिकवरी यूनिट एसेट रिकवरी यूनिट है, ये तो बिल्कुल इलीगल है, और इसके अलावा जो इस तरह कार्रवाई है, जो एहतसाब हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, और वो सारी वो बेसिकली आसिफ जरदारी का दुख लेकर और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का दुख लेकर रज़ा रब्बानी साहब भी आज पहुँचे हुए थे और उन्होंने भी वहाँ पर बड़ी लंबी तकरीर की। उसके बाद हामिद खान साहब आज तशरीफ़ लेके आए हुए थे। हामिद खान साहब वो हैं जिन्होंने अभी ये रिसेंट एक पिटिशन भी फ़ाइल की है, जो चीफ़ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, जिन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उनके हक़ में एक पिटिशन फ़ाइल की है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए। हामिद खान साहब भी तशरीफ़ लाए। फिर हामिद खान साहब ने वो मामला छेड़ दिया जो फैज़ाबाद धरना था, और फैज़ाबाद धरना को लेकर ये सारी चीज़ों को देखा गया, और उसके बाद जो एजेंसीज़ का किरदार है और वो सारी की सारी चीज़ें भी डिस्कस होती रहीं इस रेफरेंस के अंदर। आज जब मुनीर मलिक साहब ने अपनी गुफ्तगू शुरू की तो मुनीर मलिक साहब ने बड़ी अहम इसके हवाले से बातचीत की है। मुनीर मलिक साहब का ये कहना था कि जो काज़ी फ़याज़ ईसा साहब का केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये रेफरेंस फ़ाइल नहीं होना चाहिए था, और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो गैर कानूनी है। और रिकवरी एसेट यूनिट के बारे में, जब जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसके बारे में अदालत ख़ुद कह चुकी है कि उसमें अबहम है, तो जब वो कोई इंक्वायरी करेगा तो उसकी क्या हैसियत होगी। तो ये बड़ी डिटेल उन्होंने भी गुफ्तगू की है, और अदालत ने ये भी कहा है कि कल की समाअत के बाद आपका जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिली है। और वो कल की समाअत कौन सी है, जो सरीना ईसा ने जब कल गुफ्तगू फरमाई है, जो काज़ी फ़याज़ ईसा साहब की वाइफ हैं उन्होंने, और वो भी सारी चीज़ें अब देखने को मिली हैं। अब देखें, लाखों पाउंड्स अगर उनके बैंक में ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि ना तो वो ज़री ज़मीन से आने वाले इतने हैं, और ना अमेरिकन स्कूल में पढ़ाने से वो इतने बड़े हैवी अमाउंट वो ट्रांजैक्शन कर रही है। ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी, और उनको ये भी मुनीर मलिक साहब की तरफ से कहा गया है कि जो टैक्स के मामलात हैं या नैब के कवानीन है, उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ का ज़िम्मेदार है, वाइफ अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदार है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो अगर हाँ, बात तो यही हो रही है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कानून नैब के पास है और नैब उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकती है, तो अब नैब ने तो काज़ी फ़याज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं करनी थी। और मैंने आपको बहुत अरसा पहले बताया था कि अगर ये रेफरेंस फ़ाइल ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर नैब एक्टिव हो जाएगी, और अब अगर नैब नहीं भी एक्टिव होती है, एफबीआर एक्टिव हो जाती है, तो वो सबसे पूछेगी। और अब उसके पीछे एफबीआर अब अकेली नहीं है, उसके पीछे 10 रुकनी बेंच का फ़ैसला खड़ा है जो उसको मुश्किल में नहीं पड़ने देगा। और फिर पूरी कौम इस पूरे केस को, जिस तरीके से एक एक दिन की आर्गूमेंट्स हैं, एक एक दिन की बहस है, एक एक दिन की डिटेल्स हैं, जिस तरीके से पूरी कौम सुनती रही है, अब मैं समझता हूँ पूरी कौम को ये केस ज़बानी याद हो चुका है। तो अब ये इस तरह कोई इसको हड़प नहीं कर सकता इस केस को। ये केस आगे चलेगा, अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा, और काज़ी फ़याज़ ईसा साहब को हर हाल में मनी ट्रेल है वो देना पड़ेगी। और वो बेहतर था कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे के ख़त्म करवा लेते, उनके लिए बड़ा एक रिस्पेक्टेबल था। अब एफबीआर को देंगे, और एफबीआर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनका पहले माइंड और वो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वो चीज़ें फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब देखते हैं कि एफबीआर इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। वज़ीर आज़म साहब ने भी मीटिंग बुलाई हुई है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे ऑनरेबल 10 रुकनी बेंच है, जिस तरीके से उन्होंने इस केस को लेके चला और जिस तरीके से धम्मल का मुज़ाहरा किया, वो बड़ा अप्रिशिएटेबल है। इस तरीके से फ़रोग़ नसीम साहब ने जो किरदार अदा किए वो बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर जितनी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। मुनीर मलिक साहब का किरदार बहुत अच्छा था। उसकी वजह यह है कि वो पूरी गुफ्तगू उन्होंने प्रोफेशनल होकर सुनी है और प्रोफेशनल जवाब दिया है। कहीं पे कोई जो वकला की आपस में होती है या कोई ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया जिससे अदालत का माहौल ख़राब हो। और बाकी हम लोग भी आपके साथ शेयर करते रहें सारी चीज़ों को। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। और अब देखते हैं कि जो आज मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।